सोचिए अगर किसी देश का 13% जमीन, 10% लोग और सभी बाहर की कॉलोनीज एक साइंस से छिन जाए। यही हुआ 1919 में जर्मनी के साथ। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हारा तब एलाइड देशों ने जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साई में, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का नतीजा था, जो कि फ्रांस के वर्साई में हॉल ऑफ मिरर्स में हुई, वर्ल्ड वॉर 1 का दोषी ठहराया और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को बड़े यूरोपियन टेरिटरी को छोड़ने पर मजबूर किया और साथ ही साथ उसकी बाहर की कॉलोनियों को भी। और इन सब में सबसे शर्मनाक आर्टिकल 231 था, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जर्मनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वर्ल्ड वॉर 1 होने का कारण जर्मनी ही था। जर्मनी को सजा के तौर पर बड़े अमाउंट में पैसे भी देने पड़े और उसके साथ ही साथ उनकी आर्मी को छोटा और कमजोर कर दिया गया। जो एलाइड फोर्स थी उन्हें बिग फोर भी कहा जाता है। उन्होंने मेन डिसीजंस लिए, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ये चाहते थे कि लीग ऑफ नेशंस नाम की एक ग्रुप बने जिससे फ्यूचर में होने वाले वॉर को रोका जा सके, और वर्ल्ड पीस के लिए 14 पॉइंट्स नाम की उनकी एक योजना भी थी। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज क्लेमेंसो जर्मनी से काफी नाराज थे क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था और वो जर्मनी को इतना कमजोर कर देना चाहते थे कि जर्मनी दोबारा अटैक न कर पाए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज अपने एम्पायर को बचाने में लगे हुए थे और यूएस के न्याय वाली सोच और फ्रांस के गुस्से के बीच फंसे हुए थे। इटली के प्राइम मिनिस्टर विटोरियो ऑरलैंडो को बड़े अमाउंट में जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो नाराज होकर चले गए। जर्मनी को लगभग $32 बिलियन पे करना था और जर्मनी के पास उतने पैसे भी नहीं थे। और जब जर्मनी 1923 तक पे नहीं कर पाए तो फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरियाज को अपने कब्जे में ले लिया और इससे जर्मनी की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ और उनकी करेंसी भी की कोई वैल्यू नहीं रही। यहाँ तक कि लोग उन पैसों को वॉलपेपर के रूप में दीवारों पर चिपकाते थे। 1924 में अमेरिका ने डॉस प्लान नाम की एक योजना पेश की जिसके अकॉर्डिंग अमेरिका जर्मनी को पैसे उधार देगा ताकि जर्मनी ब्रिटेन और फ्रांस को पे कर सके। लेकिन 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया तो अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए और फिर से जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। वर्साई की ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस ट्रीटी ने जर्मनी को काफी ह्यूमिलिएट किया और इससे एडोल्फ हिटलर जैसे लीडर को आने वाले समय में पावर में आने के लिए हेल्प किया। और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 होने के कारणों में इस ट्रीटी का भी बड़ा योगदान रहा है। नवंबर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होते ही एलाइड शक्तियों ने जीत का जश्न मनाया और उन्हें ये लगा कि अब ये एक नए एरा की शुरुआत है। एलाइड शक्तियों को ये लगा कि अब पुराने जमाने वाले शक्त एम्पायर जैसे रसिया के रोमानो, जर्मनी के होहेंजोलर्न, ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर और टर्की की ऑटोमन एम्पायर की जगह डेमोक्रेसी लेगी और लोग अपने पसंद के नेता को और अपने पसंद की सरकार को चुन सकते हैं। लेकिन वर्साई की संधि के 20 सालों के अंदर ही ये जो डेमोक्रेटिक दुनिया का ख्वाब देखा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रीडम के बजाय जर्मनी, इटली और जापान में डिक्टेटरशिप आ गई। इन नई ताकतों ने लोगों के फ्रीडम को पूरी तरह से दबा दिया और लोगों पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखा। आत्मनिर्भर इकोनॉमी और ऐसी मिलिट्री पावर को बिल्ड किया जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर बेस्ड थी। इटली यूरोप की पहली ऐसी जगह थी जहां फासिज्म शुरू हुआ। भले ही लोग बाद में आए नाजी पार्टी के एक्सट्रीम वायलेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इटली ने सबसे पहले यूरोप में डिक्टेटरशिप की नींव रखी। उन्होंने नए कानून, सिस्टम और नए आइडियाज के जरिए दुनिया को ये दिखाया कि डिक्टेटरशिप काम कैसे करती है। और इटली में ये बदलाव 3 कारणों से हुआ। पहला तो इटली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफी गरीब हो चुका था। दूसरा, लोगों में गवर्नमेंट के प्रति काफी गुस्सा था और तीसरा, गवर्नमेंट का लोगों पर से कंट्रोल खोने से वो वायलेंस को रोक नहीं पाए और देश से हाथ खो बैठे। भले ही इटली वर्ल्ड वॉर 1 में एक एलाइड पावर थी, लेकिन लोगों को लगा कि इस जीत से इटली को कोई फायदा नहीं हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था ट्रीटी ऑफ लंदन, जो कि 1915 में हुई एक सीक्रेट डील थी जिसमें एलाइड पावर्स इटली को वर्ल्ड वॉर 1 में अपने तरफ करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने इटली को क्रोएशिया का डाल्मेशियन कोस्ट और साथ ही साथ जदर और शेबेनिक जैसे सिटीज को देने का वादा भी किया। लेकिन जब 1919 में सेंट जर्मेन की संधि हुई तब इटली को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। गैब्रियल डी अनुंजियो, जो कि इटली के एक पॉलिटिकल लीडर और राइटर थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में इटली की जीत को एक म्यूटिलेटेड विक्ट्री कहा है, यानी एक आधी अधूरी जीत। ये फ्रेज काफी पॉपुलर हो गया और इटली के लोग अपने ही गवर्नमेंट और उनके एलाइज ब्रिटेन और फ्रांस से उनको धोखा देने के लिए हेट करने लगे। और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट न होने के कारण बेनिटो मुसोलिनी और उसके फासिस्ट ग्रुप ने मौका देखा और इटली पर कंट्रोल ले लिया। मुसोलिनी एक सोशलिस्ट था जिसने अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़कर फासिज्म के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर लाने की बात की और कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने की बात की। उसके फॉलोअर्स ब्लैक शर्ट्स के नाम से जाने जाते थे, जिनकी शुरुआत एक प्राइवेट आर्मी के रूप में हुई थी। अमीर और पावरफुल लोगों के लिए काम करते थे। वायलेंस के द्वारा वो अपना काम करते थे, चाहे वर्कर्स की स्ट्राइक्स को खत्म करना हो या सोशलिस्ट ऑफिसेज में आग लगाना हो या गरीब किसानों के ग्रुप्स को तोड़ना हो। जर्मनी की बात की जाए तो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में बदलाव मॉडर्न इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। कई लोगों को यह लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन से जर्मनी काफी गरीब हो चुका था और दूसरा ये कि हिटलर के बोलने की कला से लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे। लेकिन असली कारण कुछ और ही था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सरकार बनी, यानी वाइमर रिपब्लिक, जो शुरू से ही काफी वीक थी और जो एलिट क्लास
समाज थी वो काफी पावरफुल थी और वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी नहीं पसंद करते थे, बल्कि उन्हें वही पुराना सख्त नियम चाहते थे। वाइमर रिपब्लिक की जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में सरकार बनी, उस समय जर्मनी काफी बुरे समय से गुजर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हार का सामना करना पड़ा और आर्मी जनरल्स अपनी इज्जत बचाने के लिए स्टैब इन द बैक नाम की एक फेक स्टोरी स्प्रेड कर दी। उनका कहना यह था कि जर्मनी एक्चुअल में वॉर में जीत रहा था, लेकिन देश के ही कुछ लोगों जैसे सोशलिस्ट, यहूदी और जो डेमोक्रेसी चाहते थे उन्होंने धोखा दिया है और इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाने लगा। और फिर ग्रेट डिप्रेशन आने के कारण जर्मनी में काफी लोग बेरोजगार हो चुके थे और इकोनॉमी भी काफी वीक हो चुकी थी और देश की हालत पहले से ही खराब थी और इन्हीं सब कारणों के चलते नाजी पार्टी को उठने का मौका मिल गया। फिर जनवरी 1933 में जब हिटलर चांसलर बना, तब नाजी पार्टी ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए तेजी से काम करना शुरू किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को ग्लाइशॉल्टुंग कहा, जिसका मतलब था कोऑर्डिनेशन। नाजियों ने न सिर्फ पॉलिटिकल पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया था, बल्कि उन्होंने हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, जैसे सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमी और कल्चर, ताकि लोगों की रोजाना जिंदगी नाजियों के बिलीफ सिस्टम से मैच हो। जर्मनी और इटली की तरह जापान में कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसने लोगों द्वारा या रिवॉल्यूशन के द्वारा सत्ता पर कब्जा किया हो। जापान धीरे धीरे बदलता गया। मिलिट्री ने समय के साथ अपना कंट्रोल पूरे जापान में ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश पैसे की समस्या से जूझ रहा था और जो आर्मी के यंग ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके विचार काफी एक्सट्रीम थे और अंत में जापान ने अपने टाइप का फासिस्ट गवर्नमेंट बनाया, जिसमें सरकार को अंदर से ही कब्जा कर लिया गया और एम्परर को उसका मेन हेड बनाया गया। 1905 से 1930 तक जापान में ताइशो डेमोक्रेसी नाम की सरकार थी। इस समय जापान की सरकार काफी ओपन माइंडेड थी और दूसरे देशों के साथ भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जापान की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी कमजोर इकोनॉमी। जापान की कोई अपनी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे, बल्कि वो पूरी तरह से दूसरे देशों को सामान बेचकर निर्भर थी और जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया तो इससे जापान को काफी नुकसान हुआ। अमेरिका ने जापान से सामान लेना बंद कर दिया और इससे जापान की सिल्क इंडस्ट्री खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी क्योंकि जापान के रूरल एरिया के लोग सिल्क बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब उनके इनकम का सोर्स पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर सितंबर 1931 को मंचूरिया इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। आर्मी ने जानबूझकर रेलवे ट्रैक पर धमाका करवाया, जिसे मुकदेन इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये एक्सप्लोजन का बहाना मंचूरिया पर अटैक करने के लिए किया। जापान ने मंचूरिया को कहा कि ये जापान के लिए काफी इंपॉर्टेंट और एक लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ पर कोयला और आयरन जैसे रॉ मटेरियल से और सोवियत यूनियन से बचने के लिए एक बफर की तरह काम करता है। और जापान ने ये सोचा कि मंचूरिया इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान को रिसोर्सेज की नीड थी, क्योंकि बाकी के देश ट्रेड को ब्लॉक कर रही थी और जैसे जैसे मिलिट्री पावरफुल होती गई देश के अंदर अचानक से वायलेंस भी तेजी से बढ़ने लगे। इस वायलेंस का उद्देश्य ये था कि देश को लिबरल आइडिया से पूरी तरह आजाद करना। इन देशों में ये पावरफुल गवर्नमेंट इसलिए बन पाई क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह से फेल हो गया था और इसके दो रीजंस थे। पहला ये कि ब्रिटेन और फ्रांस ने दूसरे देशों को प्रोटेक्ट करने के बजाय अपने ही देश में पैसों से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में लग गए और दूसरा रीजन ये कि अमेरिका ने अपने आप को इंटरनेशनल मैटर में अलग रखा था। फिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। ये अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि हिटलर ने अपने पर्सनल और पॉलिटिकल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काफी लंबे समय से प्लान किया हुआ था और इसका सबसे बड़ा कारण था नाजी लोगों का लेवेंसराम नाम की आइडियोलॉजी, जिसका मतलब था लिविंग स्पेस यानी रहने की जगह। हिटलर का मानना था कि जर्मनी को पावरफुल बनाना है और आर्यन रेस को साफ रखना है और इसके लिए बड़ी मात्रा में जमीन पर कब्जा करना होगा। हिटलर की नजर साफ तौर पर ईस्टर्न यूरोप पर थी। उसने स्पेसिफिकली पोलैंड और सोवियत यूनियन को अटैक करने का प्लान बनाया था। उसका प्लान ये था कि जो पहले से ही लोकल लोग उन देशों में रह रहे हैं उनको वहां से हटाना और उनकी जगह जर्मन किसानों को दे दिया जाएगा। और दूसरा रीजन ये था अटैक करने का कि 1919 की वर्साय की संधि के बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तब इस संधि को लगभग जर्मनी में सभी के द्वारा नापसंद किया गया। इस ट्रीटी ने जर्मनी की आधी जमीन ले ली गई और आर्मी को कम करना पड़ा। हिटलर ने वादा किया कि वह इस ट्रीटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस ट्रीटी ने पोलैंड को कुछ जमीनें दी जिसे पॉलिश कॉरिडोर कहा गया, ताकि पोलैंड की सीमाएं बाल्टिक सागर तक बढ़ जाए। इससे क्या हुआ कि ईस्ट प्रशिया जर्मन मेनलैंड से अलग हो गया और इससे जर्मनी के लोग काफी नाराज हुए। डेंजिंग सिटी, जिसे अब डांस्क नाम से भी जाना जाता है, लीग ऑफ नेशंस के द्वारा उसे एक फ्री सिटी बना दिया गया और शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग जर्मन थे और हिटलर ने यह डिमांड किया कि ये शहर जर्मनी को वापस कर देना चाहिए। नाजी आइडियोलॉजी ये थी कि सभी ह्यूमंस बराबर नहीं हैं, वो लोगों को रैंक्स में बांटते थे। नाजी स्लाविक लोग यानी जो पोलैंड और रशिया के एथनिक ग्रुप्स थे उनको इंटरमेंशन यानी सब ह्यूमंस मानते थे और इसी रेशियल थिंकिंग की वजह से वायलेंस को सही ठहराया गया और हिटलर पोलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं देखता था जिसे जीता जाए, बल्कि वो सिर्फ उसे एक जमीन का टुकड़ा मानता था और जिसे वो जर्मन्स के यूज के लिए मानता था। और सबसे बड़ी चीज जिसने हिटलर को पोलैंड पर अटैक करने के लिए राजी किया वो था द मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। वॉर
शुरू होने के जस्ट 9 दिन पहले यानी 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत यूनियन ने इस डील को साइन किया और ये प्रॉमिस किया कि दोनों देश एक दूसरे पर अगले 10 साल तक अटैक नहीं करेंगे। सोवियत ने वादा किया था कि वो जर्मनी के पोलैंड हमले पर चुप रहेगा, बदले में सोवियत यूनियन को पोलैंड की कुछ जमीनें दे दी जाएंगी। और इससे हिटलर को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि उसको पता था कि अभी रूस पर हमला करना सही नहीं है। जैसे जैसे वॉर पोलैंड के बाहर फैलता गया तो अलग अलग जगहों पर लड़ने के तरीके भी डेवलप होते गए। मेनली 3 चीजों ने यानी भौगोलिक स्थिति, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल गोल्स ने यह तय किया कि एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स 3 मेन एरियाज यानी यूरोप, पैसिफिक और नॉर्थ अफ्रीका में कैसे लड़ेंगे। यूरोप की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर जमीनी युद्ध हुआ, बड़ी आर्मी थी और फैक्ट्रीज भारी मात्रा में हथियार बना रही थी। एलाइड और एक्सिस ताकतों ने स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग का तरीका अपनाया, यानी दुश्मन को हवाई हमले द्वारा ऐसे अटैक करना कि उसकी लड़ने की ताकत खत्म हो जाए। और मेन गोल स्पेशली सिविलियंस के मोरल को तोड़ना था। और साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज थी जैसे फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरी और रेलवेज, इन सब को भी टारगेट किया गया ताकि वेपन्स की सप्लाईज को रोका जा सके। पैसिफिक फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर समुद्री लड़ाई लड़ी गई। जापान ने जिन आइलैंड्स को कब्जा किया हुआ था उनको अगर एलाइड पावर्स वापस लेना शुरू करती तो काफी समय और काफी लोगों की जान भी जा सकती थी। तो एलाइड पावर्स ने लीप फ्रॉगिंग नाम की स्ट्रेटजी अपनाई। इसके अकॉर्डिंग एलाइड देश जापान के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को कैप्चर करेगी और जो स्ट्रॉन्ग जापानीज आइलैंड्स थे उनकी सप्लाईज को रोक देगी। नॉर्थ अफ्रीका बाकी मोर्चों से अलग था। यहाँ पर ज्यादातर लड़ाई समुद्र के पास एक पतली जमीन पर लड़ा गया क्योंकि यहाँ पर छुपने के लिए ना तो पहाड़ थे और ना ही जंगल, तो सेना को काफी तेजी से आगे बढ़ना होता था। नॉर्थ अफ्रीका में एलाइड और एक्सिस दोनों पावर्स की नजर थी। ब्रिटेन के लिए नॉर्थ अफ्रीका का अभियान सिर्फ और सिर्फ स्वेज कैनाल को प्रोटेक्ट करना था। यह कैनाल ब्रिटेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के वैल्यूएबल ऑयल रिजर्व्स भी। फिर फाइनली 13 सितंबर 1940 को इटालियन आर्मी ने इजिप्ट पर चढ़ाई कर दी जिसका कंट्रोल ब्रिटेन के पास था। उन्होंने काफी धीरे शुरुआत की और 60 मील की दूरी तय करने के बाद रुक गए और इसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने काउंटर अटैक किया जिसको जनरल ओकॉनर लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन में इटालियन आर्मी को हार का सामना करना पड़ा। जनरल ओकॉनर के पास लगभग 36,000 सोल्जर्स थे। उन्होंने इजिप्ट के मरसा मतरूह से आगे बढ़कर लगातार 5 दिन इटालियन फोर्सेस पर अटैक किया। इटालियन सेना ने सीधी बर्रानी और उससे वेस्ट में साइरे नाइका इलाके में मजबूत मोर्चे बना रखे थे। ब्रिटिश आर्मी ने इटालियन आर्मी को बचने से रोक दिया और लगभग 1,30,000 इटालियन सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया। फिर फरवरी 1941 में हिटलर ने अपनी अफ्रीका कॉर्प्स नाम के जर्मन सोल्जर्स इटली की मदद के लिए भेजा जिसको जनरल रोमेल लीड कर रहे थे। रोमेल को ऑर्डर्स मिले थे कि वो डिफेंसिव रहे लेकिन रोमेल ने तुरंत अटैक किया। तेजी से बढ़ते हुए उसने ब्रिटिश आर्मी को इजिप्ट के बॉर्डर तक पीछे कर दिया। फिर अप्रैल से नवंबर 1941 तक टोब्रुक की घेराबंदी चली। टोब्रुक एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी। रोमेल ने इसे कैप्चर करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया। फिर ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश सोल्जर्स जिन्हें द रैट्स ऑफ टोब्रुक कहा जाता था उन्होंने 241 दिनों तक शहर को डिफेंड किया और इसके वजह से रोमेल को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाया और इससे उसकी आर्मी कमजोर पड़ गई। और फिर 18 नवंबर 1941 को ऑचिनलेग ने ऑपरेशन क्रूसेडर शुरू किया। इस ऑपरेशन ने रोमेल को सरप्राइज कर दिया क्योंकि रोमेल खुद टोब्रुक पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। फिर मई और जून 1942 को लीबिया में गजाला की लड़ाई हुई। इस बैटल में जर्मन और इटालियन फोर्सेज जिसको रोमेल लीड कर रहा था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और फ्रेंच आर्मीज को हरा दिया और ये बैटल वर्ल्ड वॉर 2 के समय वेस्टर्न डेजर्ट अभियान का हिस्सा था। गजाला में हार के बाद एलाइड पावर्स को टोब्रुक जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी को छोड़ना पड़ा। टोब्रुक सिटी को कैप्चर करना रोमेल के लिए नॉर्थ अफ्रीका की सबसे बड़ी अचीवमेंट में एक था। फिर गजाला की लड़ाई के 1 महीने बाद यानी जुलाई 1942 को रोमेल ने अपनी आर्मी को एल अलामेन तक ले आया। वो स्वेज कैनाल पर कंट्रोल करना चाहता था जिससे मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाईज पर खतरा पैदा हो गया। बड़ा टर्निंग पॉइंट सेकंड एल अलामेन बैटल में आया जब जनरल मोंटगोमरी के अंडर में ब्रिटिश आर्मी ने रोमेल की आर्मी और उसके डिफेंस को तोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद एलाइड देशों ने मोरक्को और अल्जीरिया में अपनी आर्मी उतारी और ऑपरेशन टॉर्च शुरू हुआ। अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मीज ने वेस्ट की तरफ से एक्सिस आर्मी पर अटैक किया और जनरल मोंटगोमरी ने ईस्ट से, और इससे एक्सिस आर्मी दोनों तरफ से फंस गई और भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। फिर मई 1943 तक बचे ट्यूनीशिया में बचे हुए जर्मन और इटालियन सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। लगभग 2,50,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इस समय तक एलाइड देशों ने नॉर्थ अफ्रीका पर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया था और इसी जीत के बाद एलाइड ताकतों ने इटली के सिसिली पर अटैक किया। फिर 1945 तक नाजी जर्मनी को पूरी तरह से घेर लिया गया। ईस्ट की तरफ से सोवियत आर्मी अटैक कर रही थी जबकि अमेरिका, ब्रिटिश और अन्य एलाइड देशों ने वेस्ट और साउथ की तरफ से अटैक किया। अप्रैल 1945 में एलाइड फोर्स बर्लिन की ओर बढ़ी और जब हिटलर ने देखा कि अब हार तय है तो उसने साइनाइड कैप्सूल खाकर और अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दे दी। हिटलर के मरने के तुरंत बाद सोवियत सैनिकों ने बर्लिन को कैप्चर कर लिया और 2 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी के सरेंडर के बाद अब ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रही। एलाइड देशों ने इसे आपस में बांट लिया और इस फैसले से आगे चलकर कोल्ड वॉर की दिशा तय की। याल्टा और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में एलाइड देशों
देशों ने जर्मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बर्लिन जो पूरी तरह सोवियत यूनियन के एरिया में था उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हर एक हिस्से को एलाइड देशों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। जर्मनी का पार्टीशन टेम्परेरी था, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया, क्योंकि सोवियत और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच कई डिफरेंसेस भी थे। जर्मनी इसी तरह 40 साल तक बटा हुआ रहा, जब तक बर्लिन की दीवार 1989 में गिर नहीं गई। जब यूरोप मई 1945 में शांति का जश्न मना रहा था, तो वहीं पैसिफिक में वॉर चालू ही थी। जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। फिर जुलाई 1945 में जब एलाइड देशों ने पोट्सडैम डिक्लेरेशन की, तब उन्होंने जापान से सरेंडर करने को कहा, लेकिन जापान ने मना कर दिया। और फिर यूएस ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम के एटॉमिक बॉम्ब को गिरा दिया। और दूसरी तरफ सोवियत आर्मी ने 8 अगस्त 1945 को मंचूरिया पर अटैक करके जापान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिर 9 अगस्त 1945 को यूएस ने नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब, जिसे फैट मैन कहा गया, ड्रॉप कर दिया। और फिर फाइनली जब जापान को लगा कि अब हार तय है, तब एम्परर हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर का अनाउंसमेंट किया। फॉर्मल सरेंडर 2 सितंबर 1945 को यूएसएस मिजूरी नाम के बैटलशिप पर साइन हुआ, जिससे ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्यूचर में होने वाले वॉर्स को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा और वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक पाई। और इसी फेलियर के चलते वर्ल्ड लीडर्स ने सोचा कि आगे होने वाले युद्धों को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। और इसी के चलते 25 अप्रैल 1945 में 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव सैन फ्रांसिस्को में मिले और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया। इसका मेन गोल यह था कि देशों के बीच शांति बनी रहे, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और वॉर और डिजास्टर के समय लोगों की मदद की जाए। और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस बना, जब चार्टर को बड़ी शक्तियों जैसे चीन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके और यूएस ने अपनी सहमति दी।